हम्म, लाइव हो गए हैं सर, अब स्टार्ट कीजिए। देखिए, इससे पहले सिंधु सभ्यता के हम स्थलों को आपको याद करने के लिए बोले थे, पीडीएफ भी अपलोड कर दिए थे। लेकिन अगर आप याद करके नहीं आएंगे तो बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में दोनों को मेहनत करना होता है। फाउंडेशन बैच में होता है कि आप दोबारा चल भी सकते हैं, बट क्रैश कोर्स में जल्दी जल्दी चलना होता है। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह सब होगा बाबू। पहले तुम लोग याद करके, हम आपको बोले थे नदियां याद करने को। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ये दो नदियां हमेशा पूछता है। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे। देखिए, इसमें सिंधु नदी जितना दिखेगा ना, उसके आगे लास्ट में देखिए दड़ो लिखा होगा। चनहुदड़ो, यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो, तो दड़ो लिखा रहता है वहां पे। तो सिंधु सभ्यता, चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता, चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता, चनहुदड़ो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता। हड़प्पा, ये हड़प्पा हो जाएगा आपका रावी नदी। चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो ये रावी नदी, सिंधु नदी। और हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे हो जाएगा। ये कई बार पूछा है आपका, लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोथल भोगवा नदी के किनारे था। लोथल था आपका, भोगवा नदी के किनारे था। सरस्वती नदी के किनारे आपका बनवाली, बनवाली सरस्वती नदी के किनारे। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम स्थलों को देख लेते हैं कहाँ से क्या मिला है। ये चार पांच नदियां आपको नहीं भूलना है। कैसे कैसे समझिए ध्यान से। हड़प्पा रावी नदी किनारे हो गया। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे हो गया। इसके अलावा आपको क्या नाम है, लोथल भोगवा नदी के किनारे। लोथल से कई बार सवाल आया है, कई बार क्वेश्चन आता है लोथल से। भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। चलिए, तो हम अब देखते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, कहाँ से क्या मिला है उसको हम एक बार देखते हैं। हड़प्पा से कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास। कुम्हार का चाक मिला है और श्रमिक आवास मिला है। और यहाँ कब्रिस्तान, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास। कुम्हार एक मजदूर होता है, आराम तो करेगा ही ना। कुम्हार का चाक और श्रमिक आवास, RS-37 कब्रिस्तान मिला है। और मातृ देवी की मूर्ति, ये क्वेश्चन याद रखते हैं, कई बार पूछता है। मातृ देवी की मूर्ति, कुम्हार का चाक, श्रमिक आवास, कब्रिस्तान। हाथी का कपाल, हाथी का कपाल मिला है यहाँ पे। स्त्री से गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के पेट से क्या निकलता हुआ पौधा दिखा है। स्वास्तिक चिन्ह, ये सब चीजें आपको हड़प्पा से मिली है। तो क्या क्या चीज मिलेगा, ध्यान से समझिए। मातृदेवी और स्वास्तिक का चिन्ह, मातृदेवी और स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह देखे होंगे आप लोग, ऐसे बना होता है ना स्वास्तिक चिन्ह, तो स्वास्तिक का चिन्ह देखने को मिलेगा। तो मातृदेवी की मूर्ति, स्वास्तिक का चिन्ह, हाथी का कपाल, श्रमिक आवास और आपका कब्रिस्तान, ये सब हड़प्पा से मिले हैं। हालांकि अगर हड़प्पा से पूछता है सबसे ज्यादा किस चीज के लिए, तो उसमें दो चीजें पूछता है। एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ आपका पौधा पूछता है, और एक पूछता है मातृदेवी की मूर्ति। मातृदेवी की मूर्ति, ये दो आपको नहीं भूलना है। मातृदेवी की मूर्ति और स्त्री के पेट से निकलता हुआ, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ आपका, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। चलिए, तो अब हम देखते हैं आगे। मोहनजोदड़ो, देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ बहुत ज्यादा लाश मिला है। देखिए, लाश अलग चीज होता है, और ये कब्रिस्तान अलग चीज होता है। कब्रिस्तान में इज्जत से दफनाया जाता है, और मृतकों के टीला में जैसे तैसे फेंक दिया है यहाँ पे। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्या पूछेगा यहाँ पर। यहाँ पे, यहाँ सबसे विशाल स्नानागार मिला। और कुछ पूछे ना पूछे, लेकिन ये स्नानागार मिलेगा। सबसे विशाल क्या है? स्नानागार। पशुपति की मूर्ति मिली है, पशुपति को नृत्य बहुत पसंद है, तो कांसे की नर्तकी मिली है, कांसे की नर्तकी मिली है। ये तीन यहाँ से पूछेगा, और तीन यहाँ से पूछेगा। यहाँ पे हो गया स्त्री गर्भ से, हो गया मातृ देवी की मूर्ति, और यहाँ पे कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है? कब्रिस्तान। अब ध्यान से समझिए, हाथी का कपाल। यहाँ पर सबसे बड़ा स्नानागार, स्विमिंग पूल मिला है। स्नानागार यानी स्विमिंग पूल मिला है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ एक बड़ा सा स्नानागार मिला है। पशुपति की मूर्ति मिली है। पशुपति शिव के पास कांसे की नर्तकी मिली है। ये तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीज आपको याद रखना है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, कब्रिस्तान और मातृ देवी की मूर्ति। अब दोनों में कंफ्यूजन मत होइएगा, यहाँ मातृ देवी है और यहाँ पर क्या है? पशुपति है। पशुपति के पास कांसे की नर्तकी है, और मातृ देवी के पास महिला के गर्भ से निकलता हुआ क्या है?
आगे बढ़े। इतना लेट स्टार्ट हो जाता है, अब टाइम से हो जाएगा, कल से लेट नहीं होगा, क्योंकि सर्वर को आराम आराम से बाबू भैया कहते कहते स्टार्ट करना होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा, देखो बाबू कालीबंगा किस नदी किनारे है, तो ये है आपका राजस्थान में घग्घर यानी सरस्वती नदी के किनारे, घग्घर या सरस्वती नदी के किनारे। इसमें से बहुत सारी चीजें मिली हैं, जो आपको क्वेश्चन आएगा वो जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत कहाँ मिला है, कालीबंगा में। हालांकि कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी, कालीबंगा का मतलब काली चूड़ी या काली मिट्टी के बने हुए, यहाँ से जुता हुआ खेत मिला है। बाकी कोई चीज आपको याद रखने की जरूरत है तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है, उतना भी बहुत बड़ा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर धौलावीरा, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था, हालांकि इससे ही बड़ा राखी गढ़ी मिल गया है। चंद हुदड़ों से सवाल ज्यादा आता है बाबू, देखिए हम आपको बताएं, जिसमें दड़ो लगा रहेगा वो सिंधु नदी के किनारे है, और वो जगह पाकिस्तान में है। चंद हुदड़ो ये किस नदी के किनारे होगा, सिंधु नदी के किनारे होगा। अब ये चंद हुदड़ो की विशेषता समझिए, ये फीमेल प्रधान शहर था, यहाँ महिला के रिलेटेड चीजें, गुड़िया मिली है, मनका मिला है, मेकअप का चीज मिला है, शीशा मिला है, थोड़ रंगने वाला मिला है, ये सब चीज मिला है। मनके से बने कान में लिपस्टिक के साथ साक्ष मिला है, मिट्टी की बैलगाड़ी, ये फीमेल से रिलेटेड जगह था चनहुदड़ो। फीमेल से रिलेटेड जगह कौन सा था, चनहुदड़ो। ठीक है, बोलिए बाबू, फीमेल से रिलेटेड चनहुदड़ो था। ये दो चैप्टर थोड़े उटपटांग होते हैं, पहले दो चैप्टर, उसके बाद सब सही रहता है। लाइव में और कोई दिक्कत बोलते या तुम लोग इतना कमेंट करोगे तो हम क्या करेंगे बाबू, कोई डाउट है तो पूछो तुम लोग। अब 2 घंटा तक गुड मॉर्निंग है चलेगा, जो जॉब जुड़ेगा तब गुड मॉर्निंग ठोक के चल जाएगा। चलिए अब देखते हैं लोथल। लोथल से 3-4 क्वेश्चन पूछता है बाबू। लोथल से पूछता है कि किस नदी के किनारे, तो लोथल है बाबू भोगवा नदी के किनारे, लोथल है भोगवा नदी के किनारे। यह एकमात्र जगह था जो बंदरगाह था, गोदीवाड़ा, बंदरगाह को क्या कहता है, गोदीवाड़ा था, बंदरगाह को क्या कहते हैं, गोदीवाड़ा था। और यहाँ माप तौल का सामान मिला है, क्यों, क्योंकि बंदरगाह पे जहाजें जब लोड और अनलोड होंगी तो बिना नापे तौले तो भेजा नहीं जा सकता यहाँ पर, तो माप तौल का समाधान मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है, और युगल समाधान मिला है जो सती प्रथा को बताता है। युगम समाधान का मतलब होता है दो दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है, दो दो लोगों को एक साथ दफनाने का परंपरा है, जो उस समय के सती प्रथा को दर्शाता है। तो ये लोथल हो गया। लोथल जो था, लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी के किनारे। बंदरगाह कहाँ मिला, तो लोथल के पास बंदरगाह मिला, लोथल के पास बंदरगाह मिला था। किसके पास बंदरगाह मिला, लोथल के पास बंदरगाह मिला था। बाकी के लिए इंपॉर्टेंट जगह नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ तक, उसके बाद पहले पूछ लेते हैं। रेडी हैं आप लोग, अब जवाब देना बंद करो बाबू, तुम्हारे कमेंट से हम थक गए हैं। ऐसे बोलो, ऐसे कमेंट करोगे लोग तो आदमी पढ़ाएगा कैसे। ऐसे कमेंट करेंगे तो कैसे पढ़ाएंगे हम लोग। अरे बाबू बस करो, हाँ इतना कमेंटे कर देता है सब ना, जिसका कोई हद नहीं। देखिए बनवाली जो सड़क थी यहाँ पर, बनवाली ये उतना अच्छा शहर नहीं था, इसकी सड़कें टेढ़ी मड़ी थी। रोपड़ में मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रचलन मिला है, रोपड़ में मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने मिला है। मानव मर जाता था तो कुत्ता रोने लगता था, इसलिए कुत्ता को कहा गया मानव के साथ जाओ। तो याद रखिएगा, रोपड़ से याद रखिएगा, रोने लगता था, कुत्ता रोता था तो मानव कहा कि चल तुमको भी ले चलते हैं, चल तुमको भी ले चलते हैं। तो मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाने का प्रचलन मिला है। रंगपुर की नदी याद रखने की जरूरत नहीं, रंगपुर से धान की भूसी मिली है, यहाँ धान की भूसी मिली है। सुतका गेंडोर ये भी एक बंदरगाह था, सुतका गेंडोर भी एक क्या था, बंदरगाह था। तो यहाँ रोपड़ तक याद रखना होगा आप लोग को, रोपड़ तक। इससे पहले अब हम आपसे कुछ कुछ सवाल पूछते हैं, देखिए ध्यान से। देखो बाबू, सिंधु सभ्यता ज्यादा एरिया पाकिस्तान में था, ठीक है, सिंधु सभ्यता में ज्यादा एरिया कहाँ चला गया, पाकिस्तान में। ये एरिया में सिंधु सभ्यता थी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा एरिया सिंधु सभ्यता का था। इसमें अलग अलग जगह थे, यहाँ था हड़प्पा, इसके नीचे यहाँ मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, चनहुदड़ो, ये ऐसे कई शहर थे सब। एक एक करके दोबारा विशेषता देखते चलते हैं। हड़प्पा को, मेरी ओर ध्यान दीजिए, उधर ध्यान नहीं देना है। हड़प्पा, मातृ देवी की मूर्ति, माँ के पेट से निकलता हुआ पौधा, स्वास्तिक चिन्ह, श्रमिक आवास। वहीं अगर हम मोहनजोदड़ो देखेंगे तो सिंधु नदी के किनारे मृतकों का टीला होता है, इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है, पशुपति शिव मिले हैं, और पशुपति शिव के पास कांसे की नर्तकी मिली है, पशुपति शिव के पास कांसे की नर्तकी मिली है।
ठीक है, कासे की नर्तकी मिली। लोथल, लोथल अभी चलते हैं, दोबारा रिवीजन कराते हैं। ये थोड़ा सा उबाऊ चैप्टर होता है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, जितना जल्दी इससे भागिए सिंधु सभ्यता से। इंडस वैली सिविलाइजेशन उबाऊ चैप्टर होता है, एक नंबर कभी कभी आता है। नदी और कौन सा जगह था उसी से पूछता है यहाँ पर। यहाँ देखते हैं कालीबंगा, जुता हुआ खेत मिला है। चनहुदड़ो, यहाँ पे फीमेल से रिलेटेड चीज जो उससे खिलौना गुड़िया ये सब चीजों का मिला है, ये चनहुदड़ो। चनहुदड़ो एक शहर था जिसके बाहर बाउंड्री नहीं थी। क्वेश्चन पूछेगा, सिंधु सभ्यता के सभी स्थलों में बाहर से बाउंड्री होती थी, कौन सा शहर था जिसके बाहर में दुर्ग अर्थात बाउंड्री नहीं थी? चनहुदड़ो में दुर्ग अर्थात बाउंड्री नहीं थी। लोथल को देखिएगा, लोथल का नदी पक्का पूछेगा, लोथल हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। लोथल हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। ये भाई तुम लोग परेशान कर देगा लोग, इतना गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करोगे तो। क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करो। लोथल में बंदरगाह था, गोदीवाड़ा था, भोगवा नदी के किनारे था। लोथल की एक विशेषता थोड़ा आपको समझना होगा, सड़कें ऐसे होती हैं तो सिंधु सभ्यता में मकान ऐसे बनाया जाता था और दरवाजा इधर से दिया जाता था। लोग दरवाजा इधर से खोल के या इधर से दरवाजा जाते थे, यहाँ पे रास्ते बंद होते थे, मेन सड़क पे रास्ते बंद होते थे। यहाँ पे लोग घर बनाते थे तो इधर नहीं बनाते थे। उसका एक रीजन था, इनका कहना था कि सड़कें उस तरह से पूरी तरह से फुल यूज होंगी, साइड में बनाते हैं। इससे दो फायदा, यहाँ पे अगर सड़क, यहाँ से अगर खिड़की बना देंगे, अगर यहाँ से रास्ता बना देंगे तो बगल वाला सट के घर बना लेगा, तो बगल वाला इधर से सट के घर ना बनाए ना इधर सट के घर बनाए, इसलिए इधरों से रास्ता छोड़ देते हैं, इधर से भी रास्ता छोड़ देते हैं। एकमात्र ऐसा शहर लोथल था जिसके दरवाजे ठीक सड़क पे खुलते थे। लोथल एकमात्र शहर था जिसके दरवाजे साइड में ना खुल के सड़क पे सीधे खुल जाते थे। लोथल के दरवाजे साइड में ना खुल के सीधे सड़क पर खुल जाते थे। हो गया? बाबू इतना कमेंटे कर दे रहा है सब कि हम परेशान हो जाएंगे। देख, शांति से पढ़ो। वीडियो सही से नहीं चल रहा है सर, कमेंट ऑफ करा दीजिए। क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ, कमेंट नहीं करो। क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए आप लोग। सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खुदाई किस शहर की हुई थी? चलिए ठीक है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली है? पशुपति की मूर्ति कहां से मिली है? श्रमिक आवास कहां से मिला? श्रमिक आवास मोहनजोदड़ो। श्रमिक आवास मोहनजोदड़ो से नहीं मिला है, श्रमिक आवास हड़प्पा से मिला है। कांसे की नर्तकी कहां से मिली है? कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से। जुता हुआ खेत, जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा। कालीबंगा। धान की भूसी रंगपुर, धान की भूसी रंगपुर, धान की भूसी रंगपुर। सिंधु सभ्यता में किस शहर को मृतकों का टीला कहा जाता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो ठीक है। सिंधु सभ्यता का वह शहर जो दुर्ग रहित था, जिसके चारों ओर बाउंड्री नहीं थी? चांद उदड़ों के पास नहीं थी। सिंधु सभ्यता का वह शहर जिसके दरवाजे ठीक सड़क पे खुलते थे? चलिए वेरी गुड, ठीक है। अब थोड़ा सा इधर समझते हैं। मोहनजोदड़ो की अर्थ देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। किंतु यहाँ कब्रिस्तान नहीं मिला है, लाशों का ढेर मिला है। कब्रिस्तान में इज्जत से दफनाता है, लाशों का यहाँ पे ढेर मिला है। मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार गार मिला है। राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल था। बताइए, हरियाणा का जो राखी गढ़ी है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखी गढ़ी।
राखी गढ़ी। या सिंधु सभ्यता में सड़कें एकदम सीधी जाती हैं, एकदम एक सड़क ऐसे जाएगा सीधा, एक ऐसे आएगा, एकदम 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते थे सब। जैसे अपने यहाँ चौराहा वगैरह होता है ना, एकदम 90 डिग्री पे, तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, एकदम सीधी जाती थी। सड़कें पूरब से पश्चिम बनाई जाती थी। सड़कों को ज्यादातर पूरब से पश्चिम इसलिए बनाया जाता था, या तो पूर्वी हवा चलेगी या तो पछुआ चलेगी, सड़क अपने से साफ हो जाती थी। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन और जल निकासी थी। पानी निकलने के लिए एकदम प्रॉपर जगह था, पानी निकलने के लिए एकदम प्रॉपर जगह था। पानी निकलने के लिए एकदम प्रॉपर जगह था। आगे बढ़े। बफरिंग होने लगा सर, क्या बोले बाबू हम। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन, यानी नगरों को अच्छे से बसाया गया था। जल निकासी था। नगर अभिषेक को दो भागों में बांटा गया था, ऊपरी भाग और निम्न भाग। मतलब नगर को दो टाइप से थे, एक दुर्गीकृत थी, एक छोटी भवनें होती थी यहाँ पर। इसकी नालियां ढकी हुई होती थी और सड़कें सीधी होती थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं व्यापार था। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि एवं व्यापार। कृषि एवं व्यापार, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि एवं व्यापार था। कृषि एवं व्यापार क्लियर नहीं दिख रहा है। ये बाबू यार, तुम लोग कैसे कैसे पगला देगा हमको। सिंधु सभ्यता का मुख्य विशेषता कृषि, जल निकासी व्यवस्था और नगर नियोजन। सिंधु सभ्यता में व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मेनली फारस से होता था। सिंधु सभ्यता के लोग उतना युद्ध कला से निपुण नहीं थे। अंतिम संस्कार तीन विधियों से होता था। या तो पूरी तरह दफना दिया जाता था, या आधा दफनाया जाता था, या दाह संस्कार होता था। सिंधु सभ्यता की लिपि को कोई पढ़ नहीं सका है। सिंधु सभ्यता की लिपियों में चित्र का भी वर्णन मिलता है। इसके मोहरों पर एक सींग वाला गेंडा जैसे जानवर का सींग मिला है। इनके मोहर पे गाय और शेर का चित्र नहीं मिला है। याद रखिएगा, ये दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर मिला है, और कौन से जानवर का फोटो उसके मोहर पे नहीं है? तो उसके मोहर पे गाय और शेर का फोटो नहीं है। उसके मोहर पे गाय और फोटो नहीं है। इसमें चित्र देखकर ही लिखा जाता था। चित्र देखकर लिखा जाता था, जिसे भाव चित्रात्मक कहा जाता है। चित्र देखकर ही लिखा जाता था, जिसे भाव चित्रात्मक कहा जाता है। भाव चित्रात्मक शैली आप छोटे बच्चों की किताबों में देखे होंगे। जब उसको राइम्स या एबीसीडी की कहानी पढ़ने को दिया जाता है, तो ए फॉर एप्पल लिखता है, तो उस पे एप्पल बना भी रहता है। ए फॉर एप्पल लिखता है तो उस पे एप्पल बना भी रहता है। हड़प्पा सभ्यता के मोहर पे सेल खड़िया का प्रयोग होता था। मिट्टी के बर्तन को सेल खड़िया कहा जाता है। उस समय बर्तन मिट्टी के बने होते थे, और उसी को सेल खड़िया कहा जाता था। मोहर भी मिट्टी के बने होते थे, उसे भी सेल खड़िया के नाम से ही जाना जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, लेकिन तांबे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा का आइडिया नहीं था, लेकिन तांबा का आइडिया था। सिंधु सभ्यता के लोगों को तांबा का आइटम था। यहाँ माप तौल की सबसे छोटी वजन 16 kg की होती थी। आज तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा है। आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है। सिंधु सभ्यता के लोग सीधे थे, इसलिए वो तलवार और युद्ध से परिचित नहीं थे। तलवार और युद्ध से परिचित नहीं थे। तलवार और युद्ध से परिचित नहीं थे। बाबू तुम लोग अभी ज्वाइन कर रहा है, नमस्ते प्रणाम गुड मॉर्निंग करके मेरा दिमाग हिला दिया तुम लोग। कमेंट बहुत आ रहा है। चलिए अब देखिए,
सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध कला से नहीं थे। यहाँ बर्तने बने होते थे मिट्टी के, जिसे टेराकोटा कहा जाता था, लाल रंग का होता था। और इन लोगों ने कपास की खेती किया था पूरी दुनिया में सबसे पहले। सबसे पहले ये कपास, यानी जो कपड़े बनते हैं वो कपास से बने होते हैं, तो इन्होंने कपास की खेती ही प्रारंभ किया था। सिंधु सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता था? व्यापार। वो कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देते थे? व्यापार पर देते थे। व्यापारी होते थे तो सिंधु सभ्यता के लोग। सिंधु सभ्यता के लोग कैसे होते थे? व्यापारी होते थे। मनोरंजन के लिए पासा या चौपार खेलते थे, यानी शतरंज की तरह पासा खेलते थे ये लोग मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए पासा खेलते थे। इनका सबसे पसंदीदा जो देवता थे वो पशुपति शिव थे, और पसंदीदा वृक्ष जो था वो पीपल था। पसंदीदा जो जानवर यानी वो था वो सांड, यानी सांड था। पक्षी में बत्तख, और नदी में सिंधु। नदी में इनकी सिंधु नदी थी, पक्षी में इनके बत्तख था। इनको सबसे प्रिय कोई पक्षी था तो था बत्तख। गर्म है कि ठंडा? हाँ गर्म गर्म। ठंडा पानी से वो हो जाएगा, खांसी हो जाएगा। चलिए, ये बाबू लोग, हम लोग तो गर्मी के दिन में भी गर्म पानी पीना पड़ता है, नहीं तो खांसी हो जाता है। आगे बढ़े। कमेंट ऑफ कर दीजिए सर। अरे बाबू बहुत बच्चे लाइव है सब, कमेंट में पागल कर देगा सर। तुम कमेंट देखोगे ना, अब हम क्या ही बोलेंगे। ये पसंदीदा याद रहेगा। सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण था जलवायु परिवर्तन। सिंधु सभ्यता के पतन का सबसे बड़ा कारण था जलवायु परिवर्तन। हालांकि जलवायु परिवर्तन किसके लिए आया था? बाढ़ आ गया था सिंधु सभ्यता में, बहुत विशाल क्या आ गया था? बाढ़ आ गया था। जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु सभ्यता में बहुत ही ज्यादा विशाल बाढ़ आ गया था, और पूरी सभ्यता तहस नहस होकर बर्बाद हो गई थी। अगला, पतन के अन्य लोगों ने बहुत सारे कारण बताए हैं, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मेन कारण था जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ आ जाना। अब हमें देखना है वैदिक सभ्यता। यहाँ से आपको हिस्ट्री पूरा समझ में आएगा। वैदिक सभ्यता से हिस्ट्री पूरी समझ में आएगी। कमेंट में कम करेगा लोग तब तो पढ़ाएंगे, ना तुम लोग कमेंटे करके उड़ा देता है, धज्जी उड़ा देता है, तो क्या करें। चलिए, हम वैदिक सभ्यता शुरू करें इससे पहले कुछ सवाल आपसे। वैदिक सभ्यता शुरू करें इससे पहले आपसे सवाल, और सवाल जवाब फटाफट होगा। कमेंट बंद कर दीजिए सर, कमेंट बंद कर देंगे। चलिए जवाब दीजिए आप लोग, फटाफट जवाब देंगे आप लोग। सिंधु सभ्यता के लोगों का पसंदीदा पक्षी कौन सा था? सिंधु सभ्यता के लोगों का पसंदीदा पक्षी कौन सा था? बतख। पसंदीदा देवता, पसंदीदा देवता कौन थे? पसंदीदा देवता शिव, पशुपति शिव। पसंदीदा नदी सिंधु नदी। पसंदीदा जानवर एक सिंग वाला या बिशप जानवर, बिशप था। मनोरंजन के लिए क्या प्रयोग करते थे? शतरंज। मनोरंजन के लिए शतरंज। सिंधु सभ्यता में वह शहर जो महिलाओं के लिए गुड़िया, मेकअप सामान, लिपस्टिक वगैरह के लिए प्रचलित था। चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो की एक और विशेषता, दुर्ग रहित थी और सिंधु नदी के किनारे थी। लोथल भोगवा नदी के किनारे था, भोगवा नदी किनारे, और इसके दरवाजे ठीक सड़क पर खुलते थे, यहाँ से व्यापार होता था। चलिए, अब हमको देखना है वैदिक सभ्यता। क्या देखना है? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। जीरो। इसके इधर सब बीसी होते हैं, बिफोर क्राइस्ट, बीसी। अब हम आपको यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दिए सिंधु सभ्यता। ये सभ्यता है आपकी सिंधु सभ्यता। ये सभ्यता सिंधु सभ्यता। बताइए, 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से चलेगी 1750 ईसा पूर्व। 1750 ईसा पूर्व, 1750 ईसा पूर्व। अब इसमें थोड़ा सा गैप होगा, और 1500 से स्टार्ट होगी एक दूसरी सभ्यता, नाम रहेगा वैदिक सभ्यता। 1500 से ईसा पूर्व से ये स्टार्ट होगी, और 600 ईसा पूर्व तक चलेगी वैदिक सभ्यता। और 600 के बाद यहां तक आएंगे सब राजा महाराजा। 600 से लेके यहां तक, 600 ईसा पूर्व से लेके यहां तक ये आएंगे महाजनपद। महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद आएंगे। तो अभी हम लोग को पढ़ना है वैदिक सभ्यता के बारे में। इसमें राजा वगैरह का कोई नाम हम उतना चर्चा नहीं होगा। अब राजा महाराजा आएंगे सब यहाँ से, वैदिक सभ्यता से। राजा महाराजा वैदिक सभ्यता से आएंगे सब, वैदिक सिविलाइजेशन।
यहाँ से महाजनपद और वैदिक के लास्ट से। तो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। वैदिक काल 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व था, और इस समय को वैदिक काल कहा गया। 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, यहीं तक देखते हैं, ये वाला काल रहेगा। ये तो सिंधु सभ्यता है, मिटा दे। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को कहते हैं वैदिक काल, क्योंकि इसमें वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वेदों की रचना होने के कारण वैदिक काल कहा गया। इसको दो भाग में बांटते हैं। इसका शुरुआती भाग 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व वाला जो था, इसे हम कहते हैं ऋग वैदिक काल। और इसके इधर वाला जो बाद में समय आया, 1000 से लेके 600 साल वाले को, इसे इसे हम लोग कहते हैं उत्तर वैदिक। और इधर क्या होता है? ऋग वैदिक। देखिए, वैदिक काल एक टाइम को दर्शाता है जो ईसा मसीह के जन्म से 1500 ईसा पूर्व से चालू होता है, 600 ईसा तक जाता है। इस काल को वैदिक काल कहा गया क्योंकि इसी काल में वेदों की रचना हुई थी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सारे वेदों की रचना इसी काल में हुई थी, तो इसलिए इसे वैदिक काल कहते हैं। आगे बढ़े। ये क्या कर रहा है? ये बैच रिकॉर्डेड है क्या? सब लोग शाम के टाइम पे गुड मॉर्निंग क्यों बोल रहे हो? ये प्योर हिंदी मीडियम वाला है। अरे बाबू, बहुत आदमी बच्चे लाइव हो गए हैं, इसी वजह से दिक्कत हो रहा है। देखिए, वेदों की रचना हो गई। वेदों की रचना कितने सालों में हुई? लगभग 1000 सालों में। इस 1000 साल को हम दो भाग में बांटते हैं, शुरुआत का 500 साल और लास्ट का लगभग 500 साल। तो इस शुरुआत के 500 साल को हम लोग वैदिक काल का स्टार्टिंग पीरियड यानी ऋग वैदिक काल कहते हैं, और इसके लास्ट के 500 साल को लास्ट पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो वैदिक काल को वैदिक काल क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय वेदों की संरचना हुई है। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो 500 साल के दो भागों में बांट दिया गया, ऋग्वेद और ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दो भागों में बांट दिया गया। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में बांट दिया गया। आगे बढ़े। अब इसमें बस ऐसे बांटा गया और कुछ इसका काम नहीं है। इसमें वेदों की रचना हुई थी, तो मेनली आपको इसमें वेद वगैरह के बारे में पढ़ना है। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इस समय वेद वगैरह की रचना की जा रही थी। इसमें स्रोत थे, वेद थे। इसमें क्या क्या लिखा गया था बाबू? वेद की रचना हुई, ब्राह्मण वेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, स्मृति, साहित्य, पुराण, ये सब की रचना किस काल में हुई थी? वैदिक काल में हुई थी। इसके कुछ पुरातात्विक साक्ष्य वगैरह भी मिले हैं। मृदभांड मिला है, मृदभांड मतलब मटका वगैरह मिला है, जिससे पता चलता है कि उस समय का ये सब क्या चीज प्रचलन था वहां पे प्रारंभ में। यहाँ पे तो आर्य जो थे, वेदों की रचना किसने किया था? आर्य ने किया था। भारत पर आर्य बाहर से आए थे और भारत में आकर उन्होंने वेदों की रचना किया था। आर्य देखिए कहां से आए थे, तो ये भारत है। तो वर्तमान भारत को जहां देख रहे हैं, तो आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे आर्य, और हरियाणा में आके रुके थे। पंजाब हरियाणा को में उस समय 7 नदियां बहती थी, इसलिए इसे कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश। क्या कहा गया? सप्त सैंधव प्रदेश। तो सप्त सैंधव का मतलब जहां 7 नदियां बहती हैं, उसी को सप्त सैंधव कहा गया। तो हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, इसी एरिया में आर्य आके रहते थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। अलग अलग लोग कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा साक्ष्य मैक्स मूलर ने दिया है, मध्य एशिया से आए थे। दयानंद सरस्वती ने कहा तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे और इनकी भाषा संस्कृत थी। आर्य अपने आप को श्रेष्ठ बोलते थे, इनकी भाषा संस्कृत थी। जो हमारे यहाँ लोग रहते थे जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, उन्हें ये निम्न कहते थे। उन्हें क्या कहते थे? निम्न कहते थे। और इन्होंने आके रचना किया था वेदों की। आर्य सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश यानी पंजाब, अफगानिस्तान, हरियाणा के क्षेत्र में आके बसे थे। दक्षिण भारत में आर्य जो थे, वो दक्षिण भारत में आर्य को लेके गए थे अगस्त ऋषि, और उत्तर भारत में लेके गए थे राजा विदेह के पुरोहित गौतम राहुगढ़। देखिए, आर्यीकरण का मतलब होता है संस्कृत सीख के जो संस्कृत सीख लेता है, आर्यों के जो कल्चर को अपना लेता है। तो दक्षिण भारत में आर्य का कल्चर फैलाए थे अगस्त ऋषि, और उत्तर भारत में आर्य का क्या नाम है, कल्चर फैलाए थे गौतम राहुगढ़। उस समय की कुछ प्रमुख नदियां हैं, इन नदियों को हम लोग देखेंगे। अभी पहले हम लोग नदियों नहीं देखे, पहले मैंने वेद को देखते हैं लोग। इस काल वैदिक काल को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वेदों की रचना हुई थी। वेद वगैरह की रचना ईश्वर ने किया था, इसलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है। पुरुषों ने केवल अपने हाथों से लिखा था। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने वेदों को इकट्ठा करके एक पास रख दिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी संरचना ईश्वर ने किया था, अपौरुषेय है। वेदों की संरचना, शुरुआत में 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद।
अतः पहले में केवल और केवल 3 ही वेद होते थे, तो जिसे वेद त्रयी कहा जाता था, वेद त्रयी कहा जाता था, वेद त्रयी कहा जाता था। सबसे बाद में एक और वेद जोड़ा गया, तो त्रयी मतलब 3 होता है, सबसे बाद में जोड़ा गया एक और वेद, तो टोटल कितने वेद हो गए? 4 वेद। अभी अर्थर्ववेद सबसे बाद में जोड़ा गया है, तो 4 वेद हो गए हैं। कहेगा वेद त्रयी यानी 3 वेदों में कौन नहीं आएगा? तो अर्थर्ववेद नहीं आएगा, 3 वेदों में आएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। अब हम लोग को मेनली इन वेदों के बारे में चर्चा करनी है। यहां से आता है आपका मेन टॉपिक, इंटर द मिशन। इंटर द मिशन, इसको ध्यान से देखिए, हम आपसे पूछेंगे। देखिए, ऋग्वेद का उपवेद होता है, ये उपवेद याद रखना, आयुर्वेद। यजुर्वेद का होता है धनुर्वेद। सामवेद का होता है गंधर्ववेद। अर्थर्वेद का होता है शिल्पवेद। हर वेद का उपवेद होता है और हर उपवेद को ज्ञाता होता है। जैसे अगर आपको ऋग्वेद आ जाए, ऋग्वेद के आप ज्ञानी हो जाएंगे तो आप होत्री लिखिएगा, अपने आप को क्या बोलिएगा? होत्री। अगर आप यजुर्वेद के ज्ञानी हो जाएंगे तो अपने आप को अधर्यु लिखिएगा। और अगर आप सामवेद के ज्ञानी हो जाएंगे तो अपने आप को उद्गाथा लिखेंगे। और अगर आप अर्थर्वेद के ज्ञानी बन जाएंगे तो अपने नाम के आगे ब्रह्मा जोड़ सकते हैं, आप ब्रह्मा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ब्रह्मा कहलाएंगे। और हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब इसके कुछ पार्ट जो बच गए थे उसको इसमें लिखा गया है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है एक कौस्तके और ऐतरेय। कौस्तके और ऐतरेय, इसको ध्यान से देखिए। हम बस ये वाला पूछेंगे कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो हम वेद और उपवेद पूछेंगे। इधर से वेद पूछेंगे और इधर से उपवेद पूछेंगे। वेद और उपवेद दो चीजें पूछेंगे। बफरिंग हो रहा है क्लास में, लग रहा है। क्लास में बफरिंग नहीं ना हो रहा है? चलिए इतना याद रखिए, हम पूछते हैं, आपको 1 मिनट टाइम देंगे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्वेद। याद हो गया? उपवेद क्या होता है, तो समझिए ध्यान से। हमको सबसे पहले क्या जानना होगा? वेद जानना होगा। क्या जानना होगा? वेद। और वेद का ही छोटा रूप होता है उपवेद, इसका इससे छोटा रूप हो गया उपवेद। देखिए, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र वगैरह की चर्चा है, पूजा पाठ इसी की चर्चा है ऋग्वेद की। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा है। यजुर्वेद में क्या है? युद्ध, युद्ध और यज्ञ की चर्चा है। देखिए, यह से यजुर्वेद, यह से युद्ध, यह से यज्ञ की चर्चा है। और पूजा पाठ की चर्चा किसमें है? ऋग्वेद में है। और युद्ध के समय और यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में है। स से शाम, स से संगीत, संगीत की चर्चा सामवेद में है। संगीत की चर्चा सामवेद में है। जादू टोना वशीकरण, ये सब चीजें जो जादू वगैरह टोना मार देते हैं, वो सब अर्थर्वेद में है। वो सब किसमें है? अर्थर्वेद में है। अर्थर्वेद में इसके ज्ञानी को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा। ये नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा, हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हर वेद का उपवेद याद रहना चाहिए। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अर्थर्वेद का शिल्पवेद, ये याद रहना चाहिए, हमको उससे मतलब नहीं है। आगे बढ़े। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, याद रखिए इसका वेद का। ऋग्वेद का आयुर्वेद, ऋग्वेद आयुर्वेद, ऋग्वेद आयुर्वेद। देखिए ये देखिए, यजुर्वेद, युद्ध किससे लड़िएगा? धनुष से। यह से यजुर्वेद, यह से युद्ध, युद्ध किससे लड़िएगा? धनुष से, तो धनुर्वेद हो गया। स से संगीत, संगीत को क्या किया जाता है? गाया जाता है, तो ग से गंधर्ववेद। संगीत को गाया जाता है तो गंधर्ववेद। युद्ध में धनुष चाहिए तो धनुर्वेद। ऋग्वेद को आयुर्वेद, ऋग्वेद को आयुर्वेद, अर्थर्वेद को शिल्पवेद, अर्थर्वेद को शिल्पवेद, अर्थर्वेद को शिल्पवेद, अर्थर्वेद को शिल्पवेद। अथर्ववेद को क्या कहेंगे? शिल्प वेद कहेंगे। अब वेदों में देखिए किसमें क्या है?
ऋग्वेद, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मंत्र या ऋचाओं का संग्रह। इसमें बहुत सारे मंत्र हैं, ऋचा हैं, श्लोक हैं, ये सब में टोटल इसके 10 लेसन है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, टोटल क्या है 10 मंडल है। यह सबसे बड़ा वेद है, यह वेद प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। ऋग्वेद क्या है, सबसे बड़ा वेद है। इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र की चर्चा है। ओम भूर्भुवस्वः विश्ववितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोग पढ़े होंगे। तो गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें है, ये क्वेश्चन पूछेगा। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में है, गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में है, गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में है। इसी वेद में 10 राजाओं के बीच युद्ध की चर्चा है, 10 राज्य युद्ध की चर्चा है, 10 राज्य युद्ध की चर्चा है, 10 राज्य युद्ध की चर्चा है। और इसी वेद के 10वें लेसन में 10वें मंडल में वर्णिका पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की चर्चा है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा है। तो एक बार क्वेश्चन पूछा था, शूद्र की पहली बार चर्चा किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। शूद्र की पहली बार चर्चा ऋग्वेद में है। टोटल कितने लेसन, 10 लेसन हो गया, 10 लेसन। गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद में है, शूद्र शब्द की चर्चा ऋग्वेद में है, वर्णों के बारे में यानी जातियों के बारे में पहली बार जानकारी ऋग्वेद में दिया गया। वहीं अगर ऋग्वेद के बाद आप यजुर्वेद में जाएंगे तो यजुर्वेद में आपको युद्ध के समय जो भी किए जाते थे, युद्ध और यज्ञ के समय कर्म कांड किए जाते थे, इसे कविता के तौर पर भी लिखा गया है तो उसे गद्य कहते हैं, और कहानी की तरह लिखा गया तो गद्य कहते हैं, कविता की तरह लिखा गया तो पद्य कहते हैं। प्रोज एंड पोएट्री, प्रोज एंड पोएट्री। तो यजुर्वेद को 2 भाग में बांटा गया है, य से यजुर्वेद, य से युद्ध, य से यजुर्वेद, य से यज्ञ, इस सब की चर्चा है। और वहीं श्याम वेद की बात करेंगे तो स से श्याम, स से संगीत, श्याम वेद में संगीत की चर्चा है, सा रे गा मा प ध नी। उसके बाद अर्थर्वेद, कौन सा वेद, अर्थर्वेद, कौन सा वेद, अर्थर्वेद। अर्थर्वेद में क्या है भैया, अर्थर्वेद में जादू टोना, वशीकरण, रोग निवारण इत्यादि की चर्चा है अर्थर्वेद में, अर्थर्वेद में चर्चा है। आरण्यक किस किताब को कहते हैं, आरण्य मतलब होता है जंगल, जंगल। तो जो किताबों को जंगल में लिखा गया उसे आरण्यक कहते हैं। पहले सारी किताबों को जंगल में लिखा गया था, आरण्यक कहा जाता है। तो सारी किताबों को जंगल में लिखा गया था, आरण्यक कहा गया था। तो जंगल में बैठ के प्रमुख 7 किताबें लिखी गई थी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आरण्यक कहते हैं, आरण्यक। अर्थर्वेद सबसे बाद में लिखा गया, इसलिए अर्थर्वेद की कोई भी हिस्सा को जंगल में जाके नहीं बल्कि आश्रम में बैठ के लिखा गया है। तो आरण्यक का अर्थ होता है जंगल में लिखी गई किताब। वेदांत वगैरह को हम लोग समझेंगे, पहले आपको ये वाला याद होना चाहिए, ये वाला याद हो जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसको याद करके आएंगे, तो ये वाला याद कर लेंगे आप लोग, और उसके आगे ये वेदांग, पुराण, वेदांग और उपनिषद, वेदांत, पुराण, उपनिषद, इसको हम कल पढ़ाएंगे। कल आप लोगों से पूछेंगे, हम आपसे वेदांग और ये दर्शन पूछेंगे। ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन थे, कपिल। हम ये वाला तक यहाँ तक आपसे पूछेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आज इतना ही रहने देते हैं।